हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। आज हम उसके कॉजेस के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, आफ्टर मैथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो कि हुआ था गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरलशिप पे थे, उस वक्त पे ये रिवॉल्ट हुआ था। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि जो मुगल्स हैं वो डिक्लाइन कर गए थे। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। ब्रिटिशर्स जो हैं, उसके अलावा पोर्चुगीज़, फ्रेंच और डच भी थे, जो कि इंडिया पे रूल करना चाह रहे थे, इंडिया पे फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन लोगों ने इंडियंस को बहुत परेशान करके रख रखा था। ये जो रिवॉल्ट हुई थी, इसके पीछे भी एक कारण था। एक नहीं, काफ़ी कारण थे एक्चुअली। पहला कॉज था पॉलिटिकल। जब नाना साहिब की जो पेंशन है वो रिफ्यूज़ कर दी गई थी, क्योंकि वो पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज़, कुछ डॉक्ट्रिन जो है इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके वजह से अगर कोई रूलर है, अगर उसकी खुद की अपनी संतान नहीं है, खुद का अपना बच्चा नहीं है, अडॉप्टेड है, तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड रूल नहीं कर सकता था। बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे उस वक्त पे जिनके अडॉप्टेड बच्चे थे, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा रूलर नहीं आ पाया ब्रिटिश के खिलाफ, उनके खिलाफ विरोध करने के लिए। अवध को भी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में ले लिया था इन 1856, ये बोलकर कि तुम्हारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तुम लोग कुछ घोटाला करते हो, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत है। कि अवध के पास ये कारण था नहीं अडॉप्टेड सन वाला, तो ब्रिटिशर्स को तो भाई लैंड चाहिए था, चाहे इस हाथ से लें चाहे उस हाथ से लें, लेकर तो रहना ही था। इसलिए उन लोगों ने ये चीज़ बोल दी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, सब पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगा दी गई। ये थी पहली, जो कि पॉलिटिकल वजह थी। दूसरा कॉज था इकोनॉमिक। लोगों पे हैवी टैक्स लगा दिया गया था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई हुई थी इंडियन प्रोडक्ट्स पे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पे नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स पे। जो इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, उन पर तबाही मचानी स्टार्ट कर दी। या तो उन्हें बैन कर दिया, या उन पर इतना टैक्स लगा दिया गया कि लोग जो हैं उस पर व्यापार ही नहीं कर पाए। इसका बुरा असर पड़ा था पीजेंट्स और आर्टिशियंस पर। नेक्स्ट वजह थी, नेक्स्ट कॉज था सोशल रिलीजियस कॉज। उन लोगों ने सती जो प्रथा थी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, उसको बैन कर दिया था। दूसरा, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब कि जो विधवा औरतें होती हैं वो दोबारा से शादी कर पाएँ, ये एक्ट भी लागू कर दिया था। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात थी। बिल्कुल अच्छी बात थी, लेकिन हमारे देश में उस वक्त पे कुछ सेंटिमेंटल, ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव पीपल थे, जिन लोगों की सोच ऐसी थी कि ये प्रथा होनी ज़रूरी है। उन लोगों की फीलिंग्स जो है हर्ट हो गई। वैसे ये काम तो उन लोगों ने अच्छा ही करा था, ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट कॉज था मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने जो आर्मी बना रखी थी, जो सोल्जर्स को हायर कर रखा था, इनमें जो इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। या तो उन्हें लो रैंक दे दी जाती थी, उन्हें सैलरी कम दी जाती थी, उनके साथ बिहेव भी अच्छे से नहीं करते थे ये लोग। लेकिन जो इमीडिएट कॉज था, जिसके कारण से रिवॉल्ट स्टार्ट ही हो गया, मतलब गुस्सा तो भरा पहले से हुआ था लोगों के अंदर, इतनी सारी वजहें थी जो खुद ब्रिटिशर्स जो है इंडियन लोगों के दिमाग में डाल रहे थे। पहली हो गई पॉलिटिकल, कि जी अडॉप्टेड सन है तो वो रूल नहीं कर सकता।
दूसरी की इतना टैक्स कि लोग अपना सामान नहीं बेच सकते। इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना बुरा लॉस हुआ था, सोल्जर्स भी गुस्से में थे। लेकिन गुस्से की वजह बढ़ी जब लड़ाई हुई, तब रिवॉल्ट स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी, वो लोग ऐसी बंदूकों का इस्तेमाल करते थे जिनमें जो कार्ट्रिज होता है, जो गोली रखने का वो होता है, वो बीफ और पोक की ग्रीस से बनाया जा रहा था। लोगों के बीच में चिंगारी लग गई क्योंकि आखिरकार इंडियंस तो इंडियंस है। सारे इंडियंस यूनाइटेड हो गए और रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। ब्रिटिशर्स ने इतनी चिंगारी तो पहले ही लगा रखी थी, अब उसमें आग भी लगा दी। इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी मार्च 29, 1857 को, जब इंडियन सिपॉय ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया एक परेड के टाइम पर। इंडियन सोल्जर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिए ऑर्डर्स कि हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे। जब ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को मार दिया तो ब्रिटिशर्स तो बोलेंगे ना कि इसको पकड़ो, अरेस्ट करो, लेकिन सोल्जर्स जो इंडियंस थे उन लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मंगल पांडे को अरेस्ट कर दिया गया और उन्हें फिर फांसी पे लटका दिया था। फिर एक म्यूटिनी स्टार्ट हुई। म्यूटिनी का मतलब होता है जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने ऑफिसर्स की, अपने सीनियर्स की, सुपरवाइजर्स की बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिबेल करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं उनके अगेंस्ट। वो स्टार्ट हुई 10 मई 1857 को मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से। ये बोला गया था कि जो सिपॉयज़ ने रिफ्यूज़ किया था ना उन बंदूकों को यूज़ करने से, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। सोल्जर्स और बाकी एक ग्रुप ऑफ सिविलियंस थे, उन लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, मारो फिरंगी को। उन लोगों ने जेल तोड़ी, कुछ यूरोपियन सोल्जर को मार दिया, घर जला दिए और दिल्ली मार्च करने निकल गए सनसेट के बाद। सोल्जर्स और कुछ ग्रुप ऑफ सिविलियंस दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन जो कुछ लोकल सोल्जर्स होते हैं ना, तो अभी भी इस रिवॉल्ट के अगेंस्ट हैं। मतलब कि ब्रिटिशर्स के कुछ जासूस वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है जी। वो जो सोल्जर्स और सिविलियंस थे वो बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, जो कि लास्ट रूलर था इंडिया में, मुग़ल रूलर। लेकिन बहादुर शाह जफ़र तो 82 इयर्स का था। पहले तो बहादुर शाह जफ़र रिफ्यूज़ कर देते हैं उन लोग की बात सुनने से, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये लोग तो मेरे लिए आए हैं, मेरे सपोर्ट में रहेंगे, तो वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो हैं तैयार हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने को। रानी लक्ष्मीबाई भी आ जाती है और बाकी रूलर्स जो हैं वो भी आते हैं, क्योंकि सबको ही दिक्कत थी जी कि तुम्हारा अडॉप्टेड सन नहीं बन सकता, हैंडीक्राफ्ट नहीं बेच सकते तुम लोग, तो हर कोई तो परेशान था ही, तो हर कोई सपोर्ट में आ गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हार नहीं मानी। उन लोगों ने बल्कि बहादुर शाह जफर को ही पकड़ लिया, डिपोर्ट कर दिया रंगून में, और उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। और उनके बेटे वो भी मर गए थे पहले ही। नाना साहेब जो थे, बेगम हजरत महल जो थी, वो सब नेपाल चले गए। रानी लक्ष्मीबाई बैटल फील्ड में शहीद हो गई थी। सर ह्यूज रोज ने डिस्क्राइब किया था रानी लक्ष्मीबाई को कि वो बेस्ट थी, ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल थी। इंग्लिश अथॉरिटी ने अपने आप को री इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया में जुलाई से लेकर दिसंबर तक 1858 में। दोस्तों, आप बोलोगे कि अगर हर इंडियन साथ में आ गया था, यूनाइट हो गया था, तो फिर दिक्कत आई कहाँ? क्यों ब्रिटिशर्स अभी तक रूल कर रहे थे? 1858 में भी ब्रिटिशर्स का ही राज था। हमें क्यों इंडिपेंडेंस जो है उस वक्त पे क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये रिवॉल्ट फेल हो गया था। की वजह ये थी
कि इंडियन पीपल में यूनिटी तो थी ही नहीं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से था कि बस लड़ाई हो रही है, चलो। कोई एक प्लानिंग वेलानिंग तो कुछ की नहीं थी उन लोगों ने। उन लोगों में कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। हर कोई अपनी अपनी वजहों से आ रहा था। कोई नहीं सोच रहा था कि इन ब्रिटिशर्स को भगाओ ताकि हम लोग आज़ाद हो। हर कोई बस अपना फ़ायदा सोच रहा था, चाहे वो कोई रूलर्स हो, कोई फार्मर हो। रूलर्स को था कि जी मेरे बच्चे राज करेंगे। पीजेंट्स और आर्टिशंस को था कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं, हमारी चीज़ें जो हैं वो बिक जाएंगी कम टैक्स में। सोल्जर्स अपना फ़ायदा देख रहे थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ये ख़त्म हो। सिपॉइस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ज़मींदार्स और क्लासेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन लोगों का आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं था। हर कोई अपने मोटिव से आया हुआ था। हर किसी की अपनी इच्छा थी। अब दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ये लोग तो डर गए। हम इंडियन से ये लोग डर गए थे इतना। इन लोगों ने ना फिर क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। ये जो ब्रिटिश क्राउन है, जो रानी थी, उसके पास भागे ये लोग मदद के लिए कि ये इंडियंस तो कभी भी आवाज़ उठा लेंगे हमारे खिलाफ। अब इसका तो कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इस रिवॉल्ट की वजह से अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया, एक एक्ट पास किया, जिसमें उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रही थी, जिसकी वजह से ये लोग हम पे रूल कर पा रहे थे, वो ख़त्म हो गई और वो ट्रांसफ़र हो गई ब्रिटिश क्राउन को, मतलब कि वहाँ की रानी को। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके जो मिनिस्टर थे, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया, जो रिस्पॉन्सिबल था इंडिया की गवर्नेंस के लिए। जो कुछ भी इंडिया में होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। एक नई पोस्ट बनी थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। को टाइटल दिया गया था वाइसरी का, जो रिप्रेजेंट करता था मोनार्क को, ब्रिटिश रूल को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप विड्रॉ कर ली गई, लेकिन ब्रिटिशर्स जान गए थे कि इंडियंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर वो लोग यूनाइटेड हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने एक पॉलिसी रची, डिवाइड एंड रूल, ताकि वो इंडियंस को अलग अलग कर पाएँ। कुछ चेंजेस भी हुए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे कि जो वाइट सोल्जर्स थे उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। इंडियन सोल्जर की जो संख्या थी उन्हें कम कर दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि जूलियस सीजर उस वक्त पे सबसे पावरफुल था जो कि अलाइव था। वैसे ही ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी था। ये एक चैलेंज बन गया था, एक सिंबल ऑफ चैलेंज बन गया था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है, और साथ ही ये भी बोला गया था व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी रिलीजन के नाम पे, वो अब ख़त्म होगी एक वॉर के तौर पे, इंडिपेंडेंस की वॉर के तौर पे। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। गांधीयन एरा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर रीजनिंग की, तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।